सभी का मीडिया मैप के कंट्रा डायलॉग में स्वागत है। मैं और डॉक्टर मिश्रा बात करेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव से। एक जो आज के जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। पिछले 3-4 दिनों से इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल को भी नेस्तनाबूद करने से पीछे नहीं रहा। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि इजराइल के अपने परेशानियां हैं। ईरान, हालांकि हमें दिख रहा है इस वक्त जिस तरह के हालात है, उसमें पूरे पश्चिमी देश का जो एक दबाव है ईरान पर है, पर ईरान के अपने समाज के अंदर भी कई समस्याएं हैं। हम सारी बातों पे अभी बात करेंगे। डॉक्टर मिश्रा, ये जो इसराइल और ईरान की जो बातचीत हो रही है, और उसपे कई लेवल पे बातचीत हो रही है, उसमें ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट है, वो अलग है। वो चाहते हैं कि उनको विश्व का शांति का नोबेल प्राइज मिल जाए। इसराइल चाहता है, इसराइल जो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न नेशंस का एक प्लेयर होके खेल रहा है। ईरान को, बाकी सारे तो अब खत्म हो चुके हैं, इराक से लेके आप कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया वगैरह तक तो सब एक ही खेमे में जा चुके हैं। पर अभी बचा हुआ है सिर्फ ईरान, जो अभी भी सबको परेशान किए हुए हैं और वेस्टर्न नेशंस के लिए एक चैलेंज भी है। तो इन सारी चीजों में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, और उसमें एक चीज और है जो हम देख रहे हैं, और जो बातें एक और आ रही है कि इसराइल के तो अपनी समस्याएं अलग है, पर ईरान के अंदर की जो समस्याएं हैं, कि ईरान के जो लड़कियां हैं वो हिजाब जला रही हैं। ईरान में कहा जा रहा है कि धर्म को मानने वाले रोज कम होते चले जा रहे हैं। और ईरान में कहीं ना कहीं जो है मौलवादी जो है, उनके लिए भी अंदर के जो एक समस्याएं हैं वो बनी हुई है। इन सारी चीजों में आप कैसे क्या देख रहे हैं शिवाजी भाई, समस्या जटिल है। ईरान चारों ओर से घिरा हुआ है। अमरीकी नव साम्राज्यवाद बढ़ चढ़कर बोल रहा है। इसराइल कुल मिलाकर अमेरिका अकेला का प्रोटेस्ट करने वाला है, ये कह लीजिए ना, अकेला प्रोटेस्टर वही है। नहीं। देखिए, आप देखिए, कुल मिलाकर देखिए, जब से सोवियत संघ समाप्त हुआ है, अमेरिका का बोलबाला हो गया। और अमेरिका किन कितने युद्धों में शामिल है, इसकी गिनती गिनना आपको मुश्किल हो जाएगा। बेशक। और देखिए, ईरान पर लगातार पिछले पिछले आप कह सकते हैं कि पिछले 79 के बाद से ही आप कह सकते हैं, जब से ये नया नए हुकूमत आया है शाह को हटा के, तब से लगातार वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में है। आपने कह दिया शाह पहलवी। जो अमरीकी और पश्चिमी जो जगत है, जो पश्चिमी देश हैं, उनका कुल मिलाकर मोहरा होता था। कुल मिलाकर आप उससे पहले, जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी और शाह पहलवी को बिठाया गया था, वो भी अंग्रेजों ने काम किया था। और अपदस्थ करके जो रिजीम, जो सत्ता, जो सरकारें पश्चिमी देशों, पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, फिर अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ, अगर कोई इंडिपेंडेंटली खड़ा होने की कोशिश करता है, उसको किसी न किसी तरह से समाप्त कर देते हैं। बेशक, आपका सोवियत कहना संघ। बिल्कुल से। मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा जी। कि जी। ये जो अमेरिका और ब्रिटेन का जो ये खेल है, ये पहले विश्व युद्ध यानी कि 1914 से पहले से ये चल रहा है। और तब से उनकी कोशिश यही रही है कि खलीफात जो है, कैलिफेट जो है तुर्की का, उसको खत्म करना है। और आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो किया गया। अब उसके बाद से जो सारी चीजें चल रही है, जो खेलने वाले हैं दो ही हैं, बाकी सब फुटबॉल है। नहीं नहीं, वो आपका कहना सही है। देखिए, कुल मिलाकर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से ब्रिटेन को सौंपा गया था, ये हिस्सा जिसको आज फिलिस्तीन कहते हैं, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी के लिए लीग ऑफ नेशंस ने इनको दिया था। अब उसमें से उस वक्त
जो यहूदियों के साथ अत्याचार, अमानवीय व्यवहार, उनका दमन, उनका कत्ल हुआ था, किसने किया था? जर्मन फासीवाद, नाजीवाद शासक एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने इसलिए विश्व में उसके यहूदियों के लिए एक सिंपैथी जग गई, और उसके बैकग्राउंड में क्या किया? फिलिस्तीन जगह पर जो फिलिस्तीनियों की होती थी, जो अरब लोगों की होती थी, उस जगह पे इसराइल को स्थापित कर दिया गया। इसराइल को स्थापित करने के बाद, और वो जियोनिज्म का एक पूरा खेल था। जियोनिज्म मतलब यहूदियों का साम्राज्य हर जगह चल रहा है। अब बेशक। अब उस जब उसके सोवियत संघ जब तक मजबूत रहा, तो अमेरिकी और अंग्रेजी पश्चिम पश्चिम जगत का गेम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो सोवियत संघ को इविल एम्पायर डिक्लेयर कर दिया। बड़ा आसान है, नहीं, इविल सोवियत एम्पायर। संघ नहीं, सोवियत संघ और नॉन अलायन मूवमेंट जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके मार्शल टीटो युगोस्लाविया के, और इजिप्ट के नासिर, ये सारे लोग होते थे। उसके वजह से जो है इसराइल को जिस तरह से उसी वक्त वो करना चाह रहे थे वो उस वक्त नहीं कर पाए, और असेर अराफात को जो सपोर्ट सबसे मिला, इसके वजह से जो है अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी भी वेस्टर्न फोर्सेस को इससे बहुत परेशानियां हुई थी। अच्छा, बेशक ये बात सही है। ठीक है ना? तो ये गेम तो अमेरिकी है, नव साम्राज्यवाद का गेम है। अब आ गए कौन वहां पर? बेशरम होकर, जो किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को नहीं मानते, जो ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, काफी कंसेंसस से डेवलप हुआ था, उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं मानते, तिरस्कार करते हैं। आपके क्लाइमेट टॉक से बाहर निकल गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गए, ये कहते हुए कि अमेरिका पर बड़ा दबाव पड़ रहा है। अरे अमेरिकी जो दुनिया में लूट रहा है, उसकी वजह से तुम बड़े ताकत बने हुए हो। नहीं, चलिए। वो तो वर्चुअली वो तो जो 69 और 78 के जो दो कैंप डेविड एग्रीमेंट्स हुए हैं उससे भी निकलते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ। कैंप डेविड एग्रीमेंट्स में कम से कम जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था या फिलिस्तीनियों का जो वजूद है उसको नकारा नहीं गया था। अब तो जी, उसी को नकारा जा रहा है। मैं आपसे वही कह रहा हूं। अब आप देखें, मजा देखें कि इसराइल पिछले करीब करीब एक साल से ऊपर गाजा पट्टी पर जो दो जो साल हो गए कर जी, 2 साल। 2 साल हो गए, दो जो साल कर से। रहा, 2 साल से कर रहा है, वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? वहां के जो बाकी बचे खुचे लोग हैं ना, वो कहाँ चले जाएं? जॉर्डन चले जाएं, लीबिया चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर इजिप्ट चले चले जाएं, जाएं, इजिप्ट। जॉर्डन चले और जाए, इजिप्ट और चले जाए, वहां पर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर देंगे। अब आप देखें, रिसोर्ट बनाएंगे फ्रेंच रिजॉर्ट रिवियरा की बनाएंगे। तरह। और डोनाल्ड ट्रम्प के पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो, जी। ट्रम्प के कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, और उसमें वो अब ऐश करेंगे। अब मजा देखें आप कि ईरान एकमात्र ताकत बचा इराक के बाद। पहले तो इराक और ईरान दो ताकत होते थे जो अमेरिकी को चैलेंज कर रहे थे। तो इराक को कैसे समाप्त किया? मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, उसका कर रहा है। और जब बाद में कहा सद्दाम, ये झूठ था, खुद ही माना, ये झूठ था अमेरिका ने जी। खुद माना कि ये सब झूठ था। यहाँ ही नहीं, यहाँ तक कि आईएईए के जो इंस्पेक्शंस हुए थे उसमें भी बाद में आईएईए ने माना कि हमने झूठ बोला था। जी। तो अब क्या झूठ का कहा? एक अलग साम्राज्य अलग चल रहा है। मैं वही कह रहा हूं। अब क्या कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। अब नहीं, ये सब आए ईरान एक पढ़े। टेररिस्ट स्टेट ये कहा जा रहा है। ईरान और एक नहीं, टेररिस्ट स्टेट है टेररिस्ट स्टेट। जो, और उसको प्रिएम्प्ट हमने किया। हाँ। अरे वो लड़ाई अब करने ही नहीं जा रहा तो आप प्रिएम्प्ट क्या करोगे? मजेदार झूठ बात तो आप और देखें, बोल रहे हो। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वार्ताएं तेहरान के साथ हो रही हैं, दूसरी तरफ इसराइल से कह रहे हैं तुम अटैक कर दो। देखिए, मैं इसका एक छोटा सा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एक स्क्रिप्ट लिखा है, ये स्क्रिप्ट हमारे सप्तशती में वर्णित है। सप्तशती में जब माँ दुर्गा
शिव जी को भेजा असुरों से बात करने के लिए, और उन्होंने कहा कि भाई अगर नहीं करेंगे तो हम उनको समाप्त कर देंगे। तो असुर ने उसी दिन कात्यायनी पर हमला बोल दिया। और यही एग्जैक्टली द सेम स्क्रिप्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। यानी कि ये तो कहीं लगता है कि कोई सनातनी स्क्रिप्ट है। खैर, तो मैं आपसे जो बात कह रहा था, मूल बात, कि आपने ईरान पर सैंक्शंस लगा रखे, ईरान को कमजोर कर रखा है, और उसके बाद इसराइल को उकसा रहे हैं। अच्छा, इसराइल का तो गेम यही है। अब इसराइल तो मोहरा बना हुआ है। अब पहली बार ईरान ने पलटवार कर दिया। अब और अच्छा पलटवार बात कर किया साहब, हाइफा पोर्ट, जिसमें कि हिंदुस्तानी किसी कंपनी का भी स्टेक है, नहीं, आप मिड कंपनी ईस्ट के नाम कॉरिडोर। दीजिए। अरे अडानी जी का गेम है उसमें। नाम लेने की क्या जरूरत है, नहीं, नाम क्यों नहीं? लेके अरे किसी को नहीं नहीं नहीं, बनाना देखिए, है। ऐसा है शिवाजी भाई, तथ्यों को सामने लाना हमारा नहीं नहीं, फर्ज है। सत्य सत्य हम मालूम है सबको। नहीं नहीं, ये उसको सबको नाम मालूम लेने नहीं की है। जरूरत नहीं, माफ तो खैर वो कीजिए, अलग चीज है। मैं नहीं नहीं, आपसे वही नहीं, हाइफा पोर्ट ही नहीं, वहां के सिविलियन जो पॉपुलेशन है उस पर मिसाइल गिरे हैं। तेल अवीव और उसके आसपास जो हालात है उसमें बहुत परेशानी हुई। आज जो है, यानी आज 16 तारीख को, 16 जून को, अमेरिकन एम्बेसी ने अपने एम्बेसी बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा कि आसपास जो है आके खतरा बढ़ रहा है। पर दूसरा जो एक उसका वर्जन आ रहा है कि अमेरिकन एम्बेसी पर भी ईरान के मिसाइल कहीं आसपास आके गिरे हैं या उसी पे गिरे हैं, और वहां पे जो है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ईरान ने पलटवार किया, उसको मजबूर कर दिया गया। ये आप बात मानोगे? अच्छा, अब यहां पर क्या बात हुई? डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर कराया है, मैं इनमें भी शांति स्थापित कर दूंगा। एक तरफ तो तुम खुद लड़ रहे हो, इसराइल को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, वो और पूरा दूसरी तरफ अमेरिकन से, नेवी इसराइल के साथ है, इसराइल के और पीछे पूरा अमेरिकन नेवी और लगा हुआ और है। और दूसरी तरफ आपको नोबेल प्राइज चाहिए, पीस प्राइज चाहिए। चलिए, ये भी मान लेते हैं। अब देखिए, एक बंदूक के शगुफ बल पे हम पीस प्राइज ले सकते हैं। अब एक अब आप शगुफा माने ना और माने, आया। हमारे पास बंदूक है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब एक शगुफा और आया, और वो क्या आया? कि इजराइल कह रहा है कि इंडिया हमारे बीच में मध्यस्थता कर दे। ये तो खबर आई। नहीं, उसने अब बड़ा आप, अच्छा वो किया है। देखिए, इसराइल एम्बेसी का जो एक स्टेटमेंट आया है, उसमें इसराइल की जो सरकार है नेतान्याहू की, उसने कहा है कि भारत सरकार से हमारी एम्बेसी बात करे। और बात कर इसलिए जरूरी है भारत से बात करना, क्योंकि भारत के हमारे साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है और ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है। तो मोटी सी भारत बात, मध्यस्थता करा सकता है। और मोटी नहीं, सी, उसके आगे भी थोड़ा हुआ कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसराइल के और ईरान के विदेश मंत्रियों से भी बातें की उन्होंने। नतीजा ये हुआ कि ईरान ने कहा कि भाई इसराइल पहले लड़ाई रोके, तब तो हम आगे बढ़े। जब लड़ाई वो लड़ रहा है तो हम लड़ेंगे। अच्छा, ये बात हो गई। अब मजा देखें कि यहाँ तो हम, इंडिया, कुल मिलाकर इसराइल की गोद में बैठा हुआ है। मुसीबत तो ये है। अब आप मजा देखें कि जो एक ट्रेडिशनल पॉलिसी हमारी चली आ रही थी कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होते थे, हम उसमें यूएन वोट में भी एब्सटेंट कह रहे हैं कि हमको निगोशिएशन के लिए। अरे भाई, दुनिया जान गई है कि तुम नहीं, और संघाई एससीओ में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी उनका जो स्टेटमेंट था उससे हमने उससे आप अपने आप को डिसएग्री कर अलग रहे कर हैं। लिया, तो हिंदुस्तान ने अलग आप कर लिया। तो आप कुल मिलाकर आज ये जाने जा रहे हो कि अमेरिका और इजराइल कैंप के साथ आप किस सिंपैथीज हैं, आप उनके साथ खड़े हो। अब तो आपने क्या किया कि आपने परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से आपने एक कैंप ज्वाइन कर लिया है। अब संकट यह है कि आपकी विश्वसनीयता उस वक्त कम हो जाती है। अब नहीं, पर भारत सरकार का कहना है कि एक उनका इंडिपेंडेंट स्टैंड है, और ये इंडिपेंडेंट स्टैंड में उन्होंने फिलिस्तीन और इसराइल को एक बैलेंस स्टेट में रखा है। और ये जो बैलेंस स्टेट है, इसके वजह से जो है भारत की जो मध्यस्थता करने की जो एक ताकत है वो बढ़ जाती है। नहीं, ठीक है, आपने कहा। अब ईरान ने, आपके पास इतना अगर दबाव है, इतनी आपकी
वो है, तो इजराइल से कहिए कि पहले बंद कर देना। यही तो ईरान ने कहा है। अभी तक इजराइल ने अच्छा, मजेदार बात देखिए। नहीं, ईरान ईरान ने ये बात हिंदुस्तान को ही नहीं, कतर और ओमन, जो कि ज्यादा इफेक्टिव जो मीडिएटर हैं, उनको भी ईरान यही बात कह चुका है कि इसराइल पहले लड़ाई रोके, उसके बाद हम सीज फायर की बात करते हैं। ये आपने कहा ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो आसान है, पर अब आप समझते हैं कि एससीओ में आपकी कोई पूछ होगी, आप एक कंसेंसस नहीं बना सकते। आप सोच रहे हैं कि रूस, जो आपका नहीं, ट्रेडिशनल एससीओ फ्रेंड। ब्रिक्स, एससीओ ब्रिक्स, इस तरह के कई अलग अलग संगठन हैं, नाम का भी ऑर्गेनाइजेशन आज भी जिंदा है, तो वहां तो पर भारत की कुछ तो से होगी अभी भी। देखिए, मेरे पास सूचनाएं हैं, वहां भारत की कोई पूछ बची नहीं है। भारत को कोई सीरियसली उन मुल्कों में नहीं ले रहा है। वो दूसरी बात हो क्यों? सकती है। और ऐसा भाई क्यों है? देखिए, कुल मिलाकर विदेश नीति जो है कि कुछ सिद्धांत होते हैं ना। सिद्धांत क्या है यहाँ पर? इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अगर जाके खुलकर, पहले क्या कहते हैं, चीनी राष्ट्रपति को बुलाते हैं तो झूला झुलाते हैं, अमेरिकी ट्रंप को बुलाते हैं खातिरदारी करते हैं, अमेरिकी ट्रंप के लिए कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। अगर ऐसा आपका प्रधानमंत्री, जो कि विदेश मंत्री भी है, तो उसकी क्या साख रहेगी शिवाजी भाई? और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बात भूतपूर्व जो दिवंगत हो गए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में ये लिखा कि ये बात नरेंद्र मोदी जी अपनी पब्लिसिटी करते हैं, गलत करते हैं। ये बट उनके लिए तो ये कहा जा सकता है कि चूंकि वो कांग्रेसी थे तो वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर प्रणब मुखर्जी आखिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय भी पहुंच गए थे। तो देखिए, प्रणब मुखर्जी को यानी खाली आपका कहना कांग्रेसी, है उनका हृदय परिवर्तन हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे नहीं पता, पर अगर वो कांग्रेसी होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, और वो भी राष्ट्रपति बनते हुए। राष्ट्रपति को इन चीजों से में नहीं पढ़ना चाहिए। पर खैर, अब दिवंगत है, दिवंगत आत्मा, उनके लिए क्या कहें हम, जाने दीजिए। मैं उस पुस्तक की मैंने इसलिए चर्चा की कि हमारा राष्ट्रपति जो उस वक्त था, वो ये कह रहा था। तो आपकी साख, देखिए, कुल मिलाकर आप एक ये। चीज इस पे मैं थोड़ा सा वो करना चाहूंगा। एक जी मुझे जो लगता है, मेरे पास एक कई अलग अलग मैसेजेस आए हैं, और वो जी लगता है कि वेस्टर्न ओरिएंटेड मैसेजेस है या वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड मैसेजेस हैं। जी उसमें ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है, और बिल्कुल गलत नहीं होगा, पर वर्तमान संदर्भ में उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ ईरान में 27% अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके वजह से यूथ जो है, जो ये क्लैरिक लेड जो खमीनी का हुकूमत है उससे नाराज है। महिलाएं जो है, और बुर वो जो है हिसाब से नाराज है। इल्जाम उदाम फेंक के वो अपना अलग कर रहे हैं। और वहाँ के काफी लोग जो है कई धर्म छोड़ चुके हैं। ये भी है कि जी अभी करीब 40% ही जो है मुस्लिम बचे हैं, बाकी सब धर्म छोड़ चुके हैं। किस जी धर्म में गए हैं ये नहीं बताया जा रहा है। तो जी ये भी एक प्रोपागेंडा चल रहा है कि ईरान जो है अंदर से इम्प्लोड कर रहा है। तो और हम उस इम्प्लोड करने में, उनका कहना है कि इसके मदद हो रही है, इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है ना। ये सारी चीजें जो हैं जब कहा जाता है, और उसके साथ अगर हम देखें, यमन में जो हुतीस हैं वो ईरान के साथ है या ईरान के सहयोग से काम कर रहे हैं? हिजबुल्लाह का ईरान के साथ अपने वो अलग है। आपके गाजा पट्टी के लोग जो है वो भी ईरान की तरफ देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, कतर ओमान तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहा जाए तो ईरान के एक साथी दिखते हैं। बाकी जो हुकूमत है, सऊदी अरेबिया भी अभी कुछ दिनों पहले ईरान के साथ जो ओआईसी की मीटिंग हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, दिसंबर में, तो उसमें सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच भी बातचीत हुई थी। यानी कि ईरान का एक्सेप्टेंस जो है
मध्य एशिया में कह लीजिए या वेस्ट एशिया में कह लीजिए, वो बढ़ रहा है। मध्य पूर्व वेस्ट एशिया का बढ़ रहा है। तो इन हालातों में जब इसराइल ने इस वक्त अटैक किया, तो ईरान के लिए क्या सुविधा या असुविधा रहेगी? यहाँ मैं एक बात और जोड़ दूं आपके साथ। जी हाँ। पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान ने भी तो कह दिया कि अगर ईरान पर इजराइल कुछ ऐसा करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेंगे। मतलब नहीं, वो उस पाकिस्तान भी। संदर्भ में कहा है, आपकी बात सही है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स यूज करता है तो हम भी अपना न्यूक्लियर वेपन्स इसराइल के खिलाफ यूज करेंगे। जी, मैं और ये कह रहा हूं। और ये नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एस्पेक्ट है। एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी खेमे में दिखता है। पाकिस्तान में अमेरिकी मिसाइलें हैं, जो न्यूक्लियर मिसाइलें हैं उसकी हिफाजत अमेरिका करता है। और उसके बावजूद पाकिस्तान ये कहने की हिम्मत रख रहा है, ये कुछ गोरख धंधा मुझे समझ में नहीं नहीं आया। देखिए, कुल मिलाकर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो रहा है, ये स्पष्ट होता जा रहा है। अमेरिका की जहां तक बात है, देखिए अमेरिका से तो पाकिस्तान की ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। कुल मिलाकर गिव एंड टेक होता है। डोनाल्ड ट्रम्प कुछ देंगे तो वो भी कुछ दे देंगे। अब भाई देख, वो तो उन्होंने जमाने हमेशा से पाकिस्तान की जो हुकूमत क्या है, पाकिस्तान का जो पूरा मुल्क है वो तो अमेरिकी चैरिटी पे ही जिंदा है। नहीं ये और बात अलग है कि चैरिटी मिलियंस और बिलियंस में आते हैं। अरे अरे यही नहीं, पाकिस्तानी फौजी शासन है ना, वहां तो फौज कंट्रोल करती है। और बिल्कुल। फौज अब पर तो अलग से कोई बात करेंगे, पाकिस्तानी आज फौज की बात हम अलग करेंगे। से बात करेंगे। तो मैं ये कह जी रहा जी। हूं कि जैसा आपने कहा, ईरान की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, नंबर वन। नंबर टू, ईरान को जितना कमजोर समझ रहे थे वो सैन्य शक्ति में निकला नहीं, प्रूव नहीं हुआ। अब नैरेटिव बनाने में तो वेस्टर्न वर्ल्ड माहिर है। मैंने आपसे पहले बताया था ना, इराक का किस्सा आपको बता चुका हूं मैं। ईरान का मैंने अभी इवन बताया आपको। आपने बताया सोवियत यूनियन का, आपको पता है किस तरह से इवल एम्पायर, लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट, चाइना के साथ सपोर्ट कर दिया, चाइना को उकसा दिया, ये कर दिया। अब चाइना इमर्ज हो गया। अब चाइना इस वक्त ईरान को सपोर्ट कर रहा है, नहीं, रूस भी ईरान चाइनीज को सपोर्ट। कहा जा रहा है कि नहीं, एक तो फैक्ट ये है कि चाइनीज प्लेन जो है, चाइनीज गवर्नमेंट की प्लेन जो है वो कल तेहरान में उतरी है। और कहा यह जा रहा है कि उसमें असलहे वगैरह जो है वो ईरान के लिए दिए गए हैं। मैं वही कह रहा हूं। देखिए कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप, मैं अमेरिका पे वापस आ रहा हूं, जी हाँ। क्योंकि मैं इस पूरे गेम में अमेरिकन जियोनिज्म को कल्प्रिट मानता हूं। वही एक है नहीं, जो वो तो दुनिया। बेशक है ही, क्योंकि इराक से लेके, इराक हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, और जितने भी मुल्कों का तबाह किया गया है, सारी ही वो तो अमरीकी ही देन है, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब यहाँ तक कि इसराइल, अफगानिस्तान के जो तालिबान को बढ़ाना, तालिबान को छोड़ना और तालिबान से भागना, वो भी तालिबान के साथ फिर साठगांठ, वो भी अमेरिकी देन है। अमेरिका देन था ना। तो कुल मिलाकर जिसको आप कहते हैं आतंकवाद के लिए ईरान को जिम्मेवार मान रहे हैं, आतंकवाद को पैदा करने वाला, पोषित करने वाला, इस्तेमाल करने वाला अमेरिका है। और वो आज इत्तेफाक है, वो इत्तेफाक है, मजबूरी में उन्होंने किया था। वो कहते हैं कि नहीं वो तालिबान को हमने वो मजबूरी में मैं बनाया ठीक है, था ठीक है। सोवियत अब यूनियन के खिलाफ। वो और गाना आप गा सकते हो, हम मजबूरियां नहीं। बहुत सारी होती है, नहीं उनको नहीं कर लेते हैं, ऐसा वो गलती मैं है कई बार वो। वो मैं स्वीकारता नहीं हूँ, मैं स्वीकारता नहीं हूँ। देखिए मोटी सी बात यह है कि इजराइल इज द टेररिस्ट स्टेट, और अमेरिका का उसके लिए पूरा समर्थन है। जो इजराइल करता चला आ रहा है वो सिवाय आतंकवाद की कैटेगरी में रखने की और कोई एक चीज कैटेगरी और, उसकी। जी। एक चीज और आ रहा है, जो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया के जरिए आ रहा है, कि अमेरिकी लोग जो हैं, अमेरिकन सिटीजन्स, जिस तरह से अमेरिकी सरकार इसराइल का साथ दे रही है और जिस तरह से ये सारी चीजें पूरे अमेरिका को युद्ध में घसीट रही है, कहा यह जा रहा है कि अभी तक
$4 ट्रिलियन जो है अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के पूरे जो भी तबाही है उसमें अपना अमेरिकी का बर्बाद किया। तो उसमें अमेरिकी लोग इस वक्त जैसा दिख रहा है कि अमेरिकी सरकार से अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खिलाफत भी कर रहे हैं। जैसे लॉस एंजल्स में भी जो कुछ हो रहा है उसमें यह लग रहा है कि अमेरिकी लोग जो हैं, आम अमेरिकी आदमी जो है और अमेरिका सरकार जो है, दोनों के बीच में एक बड़ी खाई बढ़ती जा रही है। खाई बढ़ती जा रही है। बता देखें आप, अमेरिका में संविधान जो है उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। और जहां जहां संविधान को तोड़ा मरोड़ा जाता है शिवाजी भाई, वहां इस प्रकार की विसंगतियां पैदा होती हैं। अमेरिका इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहां राज्य बनाते हैं एक राष्ट्र को, और वहां पर स्टेट्स को अधिकार है सेसीड करने का। वो संघ से अपने को वापस ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर वो स्थिति पैदा कर दी है कि अमेरिका में नाजीवाद फासिस्टवाद को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि नहीं, नाजीवाद। इस तरह से नेशनल गार्ड जी, और इमिग्रेशन और कस्टम्स को, मरीन्स, अमेरिकन मरीज मरीन्स। को जिस तरह से वहां तैनात किया और जिस तरह से सारे लोगों को नस्त नाबूद कर रहे हैं, अपने ही लोगों को, वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। तो मैंने ये कहा कि ये सब कुछ, मुझे जो डर है कि हम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ घसीट रहे हैं, धकेल रहे हैं। और इंडिया किस कैंप में बैठेगा ये स्पष्ट होता जा रहा है। अब मुझे देखना ये है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी 3 मुल्कों के दौरे पे गए हुए हैं। वहां कनाडा में क्या ट्रम्प साहब से मुलाकात होती है कि नहीं होती है, क्या होता है, देखने वाली है। आगे आने कनाडा वाले के दिनों में। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, मतलब वो तो ठीक है कि कनाडा ने इनवाइट किया है, पर कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट जो सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए और तरीके से भी, उसमें उन्होंने ये जो इनविटेशन दिया गया है उसकी खिलाफत की है। देखिए, खैर, आपको मैं यही कह रहा हूं कि आपकी छवि क्या होती जा रही है ये देखने वाली बात है। अब साइप्रस चलिए, में बहुत जो जो साइप्रस और पर भी प्रश्न उठना शुरू हो गए हैं। आगे हम देखेंगे, बात करेंगे इस पर। आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत है। आज हम लोगों ने बहुत बातचीत की, बड़े गंभीर बातचीत की, अच्छे मुद्दों पे बातचीत की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर सतीश मिश्रा और प्रोफेसर शिवाजी सरकार को इजाजत दें। दोबारा हम आपसे आके मिलेंगे। धन्यवाद।